अरे छोरे बात बंद करो रे, क्या चीची कर रहे हो? कल बातें कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला का जनक कौन कहलाता है? कौन सी पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद का लेखक कौन है? संबंध कहां से है? मेवाड़ में कुल दुर्ग कितने कितने बनवाए थे? दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें मिला? मनुस्मृति। कौटिल्य कितनी श्रेणियों में बांटा? 4। शुक्र नीति के अनुसार। उसके बाद में आता है 21 जून 2013 को विश्व की धरोहर सूची में कौन कौन से? चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और आमेर। पहले पर कितने रुपए का डाक टिकट? दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, फिर याद रह जाएगी बात। रणथंभौर सवाई माधोपुर से कितना किलोमीटर चलना है? 13 किलोमीटर चलने के बाद कितनी पहाड़ी? पहली, दूसरी, तीसरी। इसीलिए रण की पहाड़ी पर किसकी मजार है? थंब की पहाड़ी पर रणथंभ किसने बनवाया? रणथंभन देव। और उसके बाद में यहाँ का प्रतापी शासक अमीर देव हुआ, इसीलिए आमिर की आन बान का क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। याद रह जाएगी बात। यहां तक की बातें बताई थी। अगला सुनो, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखोगे तो ही याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो ये आपका किला और ये पहाड़ी आपकी थंब, और इस किले में जो एंट्री होती है, सबसे पहले इस द्वार का नाम जो है उसका नाम आता है नवलखा दरवाजा। अरे बातें बंद कर लो रे, बात करनी है तो बाहर चले जाओ। आधे घंटे से बात ही तो कर, क्या चकर चकर बोले जा रहे हो? समझ ही नहीं है तुम में, बार बार कहना ही पड़ता है हमेशा। तो नवलखा दरवाजा कहते हैं कि पहले जो सबसे ज्यादा पैसों में बनाया जाता था, क्योंकि सबसे महंगा हार आया करता था 9 लखा, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा पैसों में जो बनता था उसको क्या बोलते थे? नवलखा दरवाजा। तो नवलखा राजस्थान में खूब सारी चीजें हैं। नवलखा मंदिर भी है, नवलखा झील भी है, नवलखा बावड़ी भी है। बहुत सारी चीजें जो है वो नवलखा के नाम से बनी हुई है। इसलिए अपने को एक दरवाजा भी याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नवलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर। इसके पास जैसे ही जाओगे यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, और ये छतरी जो है ये लगभग 32 खंबे हैं। इसमें टोटल खंबे कितने हैं? तो इसे 32 खंबों की छतरी कहते हैं। ये जयसिंह की छतरी है। किस राजा की है? जिसको इतिहास में आप पढ़ते हो जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह भी पढ़ते हैं, और कुछ गाइडों में इसके बारे में जयसिम्हा भी दे रखा है ना। ये तीनों नाम ही है। कभी आप अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें पढ़ोगे तो फिर उसके बाद में पता चल जाएगा। तो ये अलग अलग नाम मिलता है। और ये 32 खंबे की छतरी इसीलिए बन गई कि जयसिंह जैत्र सिंह ये हामिर देव का पिता होता है, और इन्होंने यहाँ पर लगभग 32 साल शासन किया। इनका शासनकाल इतना अच्छा था कि 32 खंबों में उसको सजाया गया है कि भाई एक एक साल के शासन को एक एक खंबा दिया जाए तो भी कम लगता है। क्योंकि जिस समय में ये राजा बने थे उस समय में दिल्ली जो थी वो मुस्लिमों के कब्जे में थी, और बार बार अटैक होते थे। इनसे पहले इतिहास में 2-3 राजा जो भी होते हैं उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि वो जितने भी राजा थे या तो उनको मार दिया गया, यानी कि कोई 2 साल शासन कर रहा है, कोई 3 साल शासन कर रहा है, कोई 4 साल, उससे ज्यादा किसी का शासन नहीं था। एकमात्र आदमी ये दिल्ली के जितने मुस्लिम थे उन सबके सामने डटकर खड़ा रहा 32 वर्ष और संघर्ष करता रहा, वो था जयसिंह। इसीलिए इसके शासन को एक एक खंबे में सजाया गया। तो 32 खंबों में सजा दिया गया, इसीलिए 32 खंबों की छतरी जो है वो कहाँ पे बनी हुई है? यही रणथंभौर में। उसके बाद में अगली बात आती है कि यहाँ पर ये छतरी जो है इस पर बैठकर इनका बेटा जो था वो न्याय करता था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। और इनका बेटा कौन था? आमिर देव। आपको मैं बता दूं कि यहाँ का इतिहास ये कहता है कि आमिर देव को यहाँ की जनता राजा मानने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों तैयार नहीं थी? क्योंकि 32 साल शासन किया किसने? तो ये तो सब आपको पता है यहाँ पे। तो जयसिंह ने। तो आमिर देव को राजा कैसे माने? इसलिए कि इनका जैसा राजा कोई भी नहीं हुआ। सबसे जबरदस्त राजा अगर कोई हुआ है तो वो कौन हुए थे? तो आप जयसिंह को याद रख सकते हो या जैत्र सिंह को याद रख सकते हो। फिर लोग कहते थे कि यार जयसिंह का बेटा इतना अच्छा नहीं है जितना कौन अच्छा है? जैत्र सिंह अच्छा था।
पर जब बना राजा ये, ठीक है भाई बन गया, उसके बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि नहीं माना तो ये खुद क्या करता, अपने बाप की छतरी पे जाके लोगों की जो भी समस्या होती उन सब का समाधान करता। और समाधान जैसे ही करता वहां पे जाके तो लोगों ने को सामने ये कहा कि मेरे अंदर मेरे पिताजी आते हैं इस छतरी पे बैठने के बाद। फिर धीरे धीरे इन्होंने को 2-4 युद्ध लड़े और लड़ने के बाद फिर इनको स्वीकार किया गया था कि भाई ये भी एक राजा है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 32 खंभों की छतरी जो बनी हुई है उसके बारे में भी आपको याद रख लेना है। तो वो याद रख लेना, उसके पास एक छोटी छतरी बनी हुई है और ये छोटी छतरी जो है इसके ऊपर छत नहीं है, और ये छतरी जो है इसको कहते हैं अधूरी छतरी। क्या कहते हैं? अधूरी छतरी। यानी कि ये एक अधूरी छतरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अधूरा स्वप्न है, ये किसी राजा का अधूरा स्वप्न है। और ये अधूरा स्वप्न का मतलब ये है कि हाड़ी रानी कर्मावती जो थी उसने ये छतरी बनवाई थी। आप सब लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि सांगाजी जब हार के आए थे, युद्ध कौन सा, हल्दी घाटी, सॉरी खानवा, खानवा जैसे हारे थे तो उस समय में सैनिकों की वजह से हार गए। वैसे तो मुख्य रूप से तो सांगाजी हारे नहीं थे, पर सैनिकों की वजह से जब हारे तो कहते हैं कि वो वापस चित्तौड़ नहीं गए। उन्होंने कहा मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, जब तक चित्तौड़ की भूमि पे पैर नहीं रखूंगा, जब तक मैं मुगलों को हरा नहीं दूं, और अगर मैं पहले मर जाऊं तो मेरी छतरी भी चित्तौड़ की भूमि में मत बनाना, उसमें बाहर ही बनाना। तो कहते हैं कि नहीं गए, रणथंबोर में रहे, कई दिनों तक रणथंबोर में जीवन यापन किया, पर कुछ भी खाते नहीं थे, किसी से बातें नहीं करते थे कि मेरे सैनिक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं। खानवा के बाद तुरंत तैयार हो गए थे वो, पर सेना ने कहा कि नहीं साहब हम नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद में जब जैसे ही सांगाजी को पता चला कि बाबर जो होता है वो चंदेर जा रहा है लड़ने के लिए एमपी वाले एरिया में, और सांगाजी खुश हुए, अपनी सेना को तैयार किया, पर सेना तैयार नहीं थी। उनको लगता था कि नहीं अब नहीं लड़ सकते हम, क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे, उसके पास सेना ज्यादा है। तो उसके बाद में सांगाजी लेके गए, कहते हैं कि एलिचपुर नामक स्थान पे, और यहाँ पर उनको जहर दे दिया था, है ना। और ये एमपी यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है ना, वहां पे उनको जहर दे दिया और उसके बाद में सांगाजी की मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी जो होती है वापस जब चित्तौड़ गई तो वहां पर सांगाजी का एक बड़ा बेटा था जो रतन सिंह था, वो राजा बन गया था। इसलिए ये अपने दोनों बच्चों को लेके और ये आ गई थी रणथंबोर। रणथंबोर से टैक्स मिलता था 90 लाख के आसपास उस जमाने में, यानी कि चित्तौड़ ही लेता था उसका टैक्स। इतना पैसा कमाते थे इधर के लोग। खेती शुरुआत से आज भी होती है, पहले भी होती थी सवाई माधोपुर के आसपास, करौली, धौलपुर, इनमें। और इन सबसे जो टैक्स आता था सबसे ज्यादा आता था रणथंबोर पे। इसलिए यहां से कहते हैं कि कर्मावती, विक्रमादित्य और उदय सिंह तीनों रणथंबोर में रुके। और उसके बाद में कर्मावती सोचती है कि अपने पति की छतरी बनाना शुरू कर देती हूँ। इन्होंने उनकी छतरी बनाना शुरू किया और उसके बाद में उधर से खबर आ गई कि रतन सिंह मारे गए। अहेरिया उत्सव होता है मेवाड़ में, उसमें लड़ते हुए मारे गए। और मारने के बाद में अब राजा की जरूरत है, तो बोला विक्रमादित्य को राजा बनाया जाएगा। और पत्नी जो होती है बीच में इस छतरी को छोड़ गए और चले गए, फिर वापस कभी आना नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि कर्मावती खुद जोहर कर लेती है, तो ये छतरी आज तक अधूरी रह गई, अब तक ये अधूरी पड़ी है। तो इसलिए इसको कह देते हैं कि ये सांगाजी का अधूरा स्वप्न था और उसको पूरा नहीं करवाया उनकी पत्नी ने, इसलिए अधूरा स्वप्न या अधूरी छतरी कहते हैं किसको, तो ये छतरी बनी हुई है जिसकी आधी छतरी है। अधिकांश जब आप किसी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते होंगे, कुछ छतरियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर छत नहीं होती। छत नहीं होती इसका मतलब आप ये समझो कि जो आदमी युद्ध लड़ने के लिए गया और उसका सर कट के गिर गया था, तो सर कट के जब गिरा तो उसका धड़ धड़ बचा था लड़ते समय में। तो जिसका सर कट के गिर जाता है उसकी छतरी नहीं बनाई जाती थी, ऊपर से छत नहीं होती थी क्योंकि उसका सर नहीं था, तो वहां धड़ धड़ बनाया गया। इसका मतलब नीचे नीचे छतरी बना देते और ऊपर की उसकी छतरी नहीं बनाई जाती। बहुत सारी जगह पे जाओगे तब ऐसा मिलेगा। अब उसके बाद में जैसे आप सामने देखोगे इसमें खूब सारे महल बने हुए हैं, और इसके महल राजा को बनाने में टाइम लगा होगा, मेरे को नहीं लगता है ना, इसलिए और ये आता है साहब यहाँ पे पहला महल जिसको कहते हैं जोगी महल। कौन सा महल कहते हैं? अच्छा, जोगी महल जो होता है इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले साधु रहा करते थे। कौन साधु? जो राजा का राजपुरोहित होता, पंडित होता। एक राजा को व्यवस्थित रूप से रखने वाला उसका राजपुरोहित होता है, पंडित जो होता है वही होता है। तो वो रहा करते थे यहाँ पे, और वो जब रहते थे तो अपना जीवन यापन करते थे। फिर यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रियासती काल धीरे धीरे समाप्त हो गई, राजाओं का शासन समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो यहाँ पर मंदिर था,
तो साधु आने लगे, और साधु जो आते तो उनको पता चला यार ये तो पुरोहित का महल था जो अलग से बनवा रखा था राजा ने, ब्राह्मण का था, तो सारे उसी में रुकने लग गए। इसलिए साधुओं की वजह से इस महल का नाम क्या पड़ गया, जोगी महल। समझ में आ गई बात। तो इसमें साधु रहा करते थे। बाद में अपनी राजस्थान सरकार जो है उसको लगा कि इस महल को थोड़ा मरम्मत करवाई जाए। 1968 के आसपास राजस्थान सरकार ने इस महल की मरम्मत करवाई, टूटे हुए भाग को बनवाया, लिपाई पुताई करवाई। अब यहाँ पर पर्यटक विश्राम गृह बना हुआ है, यानी कि जो भी बाहर के पर्यटक आते हैं वो सारे यहीं पे ठहरते हैं। तो वर्तमान में ये पर्यटक विश्राम गृह के रूप में, कभी आप चले जाओ कि हम भी पर्यटक हैं, कोई नहीं रखेगा, ये बता दिया है। वो विदेशी आते हैं उनके लिए होता है, तो ये याद रख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे एक आता है साहब जोरा बोरा, जय जय वाले ही है ये, जोरा बोरा। जोरा बोरा का मतलब है कि जिसमें किले के लिए, किले में जितने भी लोग रहते थे उन सबका अनाज का भंडार था ये, कि अनाज इसी में रखा जाएगा। आज भी गांवों में ऐसा ही होता है कि ऐसा कमरा जिसमें अनाज खराब नहीं होता, उसी कमरे में अनाज ले जाके रखते हैं घर वाले अब भी। तो ये फिक्स रहता था पहले भी कि भाई चूहे नहीं लगने चाहिए, चींटी नहीं लगनी, जो भी फालतू चीजें नहीं लगे, और वो ऐसा महल होना चाहिए। तो ऐसे पूरे किले में जितने में, भाई एक आधा आदमी थोड़ी रहता है, 100 200 500 तो किले के अंदर रहते होंगे, और सबके भोजन की व्यवस्था एक जगह पे होती थी। तो जब वो बनाए जाते थे तो याद रख सकते हो कि यहाँ पे अनाज के लिए जो रखने के लिए भंडार जो होता था उसको ये लोग क्या बोलते थे, झोरा बोरा। पूर्वी राजस्थान में अनाज रखने की जगह आज भी कई लोग पुराने झोरा ही बोलते हैं उसको, भाई ये झोरा है जिसमें अनाज रखा जाता था। तो ये अनाज रखने की जगह हुआ करती थी। उसके बाद में यहाँ पे आता है हमीर देव, और हमीर देव ने बनवाया था हमीर महल, नाम ही खुद के नाम से। एक पेपर में पूछा गया कि यह हमीर महल किस पत्थर से बना हुआ है, लाल पत्थर से, करौली से लाया गया था। रेड डायमंड जो होता है धौलपुर वाला, करौली वाला, उसको लाके यहाँ पे लगाया गया था। तो वो तो आपके आसपास के एरिया की भौगोलिक स्थिति बताएगी कि आप बाटा कहाँ से लाओगे, है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता। अब तो भाई सबके पास में सुविधाएं हैं, साधन हो गए। पहले के टाइम में तो ये हाथी घोड़े होते थे, तो आसपास का बाटा लाके लगाया करते। सुंदरता पहले भी राजा सोचते थे, आज भी मनुष्य सुंदरता सोचता ही है। आप अपने घर पे बनाते हो तो देखते हो दुनिया भर के नक्शे बक्शे, क्योंकि पैसा खूब सारा लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पहले भी सोचता और अब भी सोचता ही है। तो लाल पत्थर। अब ये पेपर में जैसे आया कि रणथंभौर के किले में कौन सा महल है जो लाल पत्थर से निर्मित है, ये सवाल होता है फेल करने के लिए। ये कोई सवाल करने का नहीं है, आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी दुनिया का ही ठीक नहीं होगा, एक आधा कोई तुक्का मार के आ गया उसका ठीक होगा, तो वो मेरिट निश्चित थोड़ी करेगा, क्योंकि वो जो इसमें तुक्का मार के ठीक कर गया तो उसको और बाकी दूसरा नहीं आता होगा। तो कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आपके सामने जो टफ पेपर आया उसका मतलब सबके लिए टफ है। चाहे मास्टर है ना उसके लिए भी टफ है, वो आपके लिए नहीं है। जो कॉमन पेपर आता है, जो सबको आता है, वो गलत मत करो। उसके बाद अगर थोड़ी भी टफ चीज आए छोड़ दो, 1/3 में फंस जाओगे, नहीं तो क्या ही मतलब है उसका। इसीलिए आप याद रखना हमीर महल है। उसके बाद अगली बात जो आती है वो ये आती है यहाँ पे कि सुपारी महल बना हुआ है, और सुपारी महल खूब पेपर में पूछा हुआ है। सुपारी महल एक ऐसा है जिसमें आप कभी जाओ देखने के लिए तो देखना यहाँ पे मंदिर भी है, एक ही महल में मंदिर है। क्योंकि महल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा महल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मानो ये पिलर लगा हुआ है, इतने पीछे ये महल है, बस इसके पीछे पीछे वाला एरिया एक महल होता है। इधर का ये पिलर है, इसको बीच में कर दिया, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। फिर दूसरी जगह पिलर लगे हुए हैं, उसके बाद में ये खाली जगह, यहाँ पे मस्जिद है, उधर लास्ट वाले पिलर पे यहाँ पे गिरजाघर है। तीनों की संस्कृति में एक साथ लोग जाके वहां पे पूजा कर लेते हैं। भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण कहलाता है कि पहले लोग धर्म की ज्यादा बातें करते थे, और फिर भी देखो यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही महल में देखने को मिलती है। वो कौन सा होता है? सुपारी। जैसे सुपारी में मिश्रण होता है वैसे इसमें मिश्रण है, इसीलिए कह सकते हो कि सुपारी महल कहलाता है। उसके बाद में अगली बात आती है कि यहाँ पे महल खत्म और यहाँ ये मंदिर साहब, और ये मंदिर है साहब आपका त्रिनेत्र गणेश। कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, याद रखना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है इसमें गणेश जी का केवल मुख दिखाई देता है। केवल क्या दिखाई देता है? मुख दिखाई देता है। कहते हैं कि बहुत पुरानी प्रतिमा है ये, पता नहीं कितने सालों पुरानी प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ मुख इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मुख की बात की जाए, कहते हैं कि प्रतिमा अपने आप से पहाड़ी से निकली थी, और इसके बारे में ये मनोकामना थी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो आवाज नहीं करे प्रतिमा निकले तब, या कहीं से भी कुछ भी आवाज नहीं आनी चाहिए, और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, चिल्लाएगा नहीं। और जैसे ये प्रतिमा निकलने लगी पहाड़ी से
तो उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे बादलों की गर्जना होती है, बिजली कड़कती है, और उसको देख के आदमी एक दूसरे की इधर उधर भगने लगे, क्योंकि इतने मजबूत तुम घर थे नहीं पहले, झोपड़ियां कच्चे मकान होते, तो इधर उधर भगने लगे कि यार इस समय में बिना कहीं बादल और एक साथ एक सेकंड में आपके सामने गर्जना होने लग जाए और आपको आवाज सुनाई दे उसकी जोर जोर से, तो आप सोचोगे क्या तमाशा हो रहा है। इधर उधर जैसे भगने लगे, आधी एक जैसे निकली, तो उसके बाद में कोई चिल्ला देता है, चिल्लाने की वजह से वो वहीं पे रुक गई, इसलिए ये आधी दिखाई देती है। तो मुख की ही पूजा होती है यहाँ पे, तो ये याद रख सकते हो। और यहाँ पे इस मंदिर में सर्वप्रथम निमंत्रण चढ़ाने की परंपरा है। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया कि सर्वप्रथम निमंत्रण जो है वो कौन से मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जैसा आदमी ने सवाल पूछा है वो आपकी साइड का ही था, सवाई माधोपुर का, इसलिए उसको पता कि इधर ही निमंत्रण चढ़ता है। नहीं तो जयपुर वाला जयपुर में चढ़ाता है, उदयपुर वाला बोरा गणेश जी चढ़ाता है। मैंने बताया भी था आपको कि कौन ऐसे है जो वहां पे निमंत्रण लेके जाएगा। जयपुर वालों की शादी होगी तो सवाई माधोपुर ट्रेन में बैठ के जाएंगे, निमंत्रण चढ़ा के आएंगे और वापस आएंगे, गणेश जी को निमंत्रण दे के आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं, जोधपुर वाले इस क्या गणेश के जाएंगे, तो ऐसे कैसे आएंगे। इसलिए ये निमंत्रण चढ़ाने की परंपरा कौन से के है, त्रिनेत्र गणेश जी के। उसके बाद में यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है इसके पास में, और उसको बोलते हैं पदमला तालाब। कौन सा? पदमला तालाब। एक तालाब है जिसका नाम है रनिहाड़ तालाब, ये रिट में पूछे गए थे। रनिहाड़ तालाब, एक का नाम है मलिक तालाब। ये 3 तालाब थे जिनके बारे में आपको याद रख लेना है, पदमला, रनिहाड़ और मलिक तालाब। इसके पास में से एक गुप्त गंगा बह रही है साहब, इसका नाम ही गुप्त गंगा है, आरएस के पेपर में आया था। कौन सा किला ऐसा है जिसमें गुप्त गंगा स्थित है, तो कौन सा आएगा? रणथंभौर। कौन सा आएगा? रणथंभौर। अब आप इसको कैसे याद रखो, देखो अब ये लोग वहां पे जितने भी होते हैं वो सब कहते हैं कि साहब गुप्त गंगा है यहाँ पे। अब हम जब इसको देखने के लिए गए तो मैं हमेशा से इस चीज का उत्सुक रहता हूँ कि चीज कहाँ से आती है, मुझे जानना है कि ऐसा क्या है, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट भी है। दूसरी बात ये भी है कि ज्यादातर रिसर्च की किताबों में इनके बारे में जानकारी मिलती नहीं है, तो 1-2 आंकड़े अपने को आ जाएं तो कभी ऐड कर दे तो ठीक है भाई, है ना। अभी जैसे मेरे को आज ही उसका एमएलएसयू के प्रोफेसर जो है उन्होंने मेरे को कहा कि अभी आपको एक एडिशन ऐसा देना है जिसमें सैनिकों के बारे में लिखना है। सैनिकों के कौन से सैनिक? ये अब वाले नहीं, जो इतिहास में पहले जो सैनिक थे उनके बारे में राजस्थान में कौन कौन से गीत लिखे गए। अब उसके लिए मुझे 10 किताबें उठानी पड़ेंगी। एक सैनिकों के बारे में मैंने आपको लिखवाया, जिसको साहित्य पढ़ा दिया, गोरा हट जा पाचे ने लिखवाया ना, बाकीदास जी का। अब बाकीदास जी की किताब ही लानी पड़ेगी आज। उसके बाद में एक वीर सतसई, जो बड़ा भक्ति के प्रति लिखा उन्होंने, जो देश की भक्ति के लिए बहुत सारा, तो वो किताब लानी पड़ेगी। ऑथेंटिक सोर्स आप दे सकते हो, ऐसे नहीं मनमर्जी से कुछ भी लिख दिया कि ये गीत हमारी साइड में चलता है। और उसका फिर इनोवेशन होगा उदयपुर में एमएलएसयू कॉलेज में सबसे बड़ा, जिसमें ये आपके कलराज मिस्र विषय ये जो भी है ना, ये सारे जाते हैं वहां पे। तो कह रहे थे कि आपका भी नाम लिखवा देंगे। जहां नाम की बात आ जाती है फिर मैं लिख ही देता हूँ, हाँ ठीक है, नाम लिखवाओगे तो मैं ला दूंगा, नहीं तो मैं नहीं ला के दूं, क्योंकि आने वाला जाने तो सही कि भाई ये दिया कहाँ से है। तो आज 3 सोर्स, किसी को और भी किसी के पास में हो जिसके पास में ये गीतों के सोर्स हो, सैनिकों वाले ऑथेंटिक, आपके पास में कोई बच्चा ऐसे इंटरेस्टेड हो और जिसने कुछ देखा हो सकता है हमें यार सारी चीजों का नहीं पता हो, अपन तो वो मास्टर नहीं मुझे ही आता, आपने क्या पता कोई किताब ऐसी पढ़ी हो जिसमें आपने सैनिकों गीतों के बारे में पढ़ा हो, अच्छी किताब है, ऐसे नहीं कि गाइडों के, तो मुझे देना, क्योंकि मुझे लिख के देना है अगले महीने में, यानी कि अप्रैल वाले में। नहीं नाम तो नहीं आएगा, तुम्हारा नाम तो मैं ले लूंगा पर है ना, वो सबका तो देते नहीं है ना, लफड़ा यही तो है। तो यहां से देखिएगा, तो ये बात आती है, तो यहाँ गुप्त गंगा को जानने की प्रयास किया। अब वो वहां जो गाइडर होता है वो कहता है कि साहब गुप्त गंगा पता नहीं कहाँ से आती है। वहां लोकल आदमी होते हैं वो भी यही कहते हैं पता नहीं कहाँ से आती है, हमने भी नहीं देखा। मैंने वहां 4 लोग हम जब गए थे, मैंने कहा यार बात गुप्त गंगा की कर रहे हैं, फिर मैंने कहा गंगा किससे निकली थी, बोला शिव के बालों से। मैं चलो मिल गई फिर तो। फिर उसने कहा कैसे, वो चलो अपने साथ। फिर हम गए, जाके देखा तो ये जो 32 खंभों की छतरी है इस पे भगवान शिव जी की शिवलिंग बनी हुई है, और इस शिवलिंग पे डाला जाता है पानी। भाई शिवलिंग पे तो पानी डलेगा, और वो पानी जो होता है वो यहां से जा रहा है, और यहां से जाके, और यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें वो जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते, बोला उधर मत जाओ, संकट है, फलाना है, डिमका है, गिर जाओगे, मर जाओ। हम चले गए, उतर के देखा तो यही पानी जा रहा है, ये पानी यहाँ से अपने बेटे के पास से होता हुआ और ये गया, और ये आपकी गुप्त गंगा है।
बोला पता नहीं कहां से निकल रही है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है वो निकल रही भगवान शिव से ही है, जो लगातार पानी चल रहा है यहाँ से जाके इनके सामने से निकल के और बाहर निकल रही है। लोग कहते हैं कि गुप्त है, बोला दिखाई नहीं देती। तो ये बात तुम ही याद रखना, किसी को बतानी नहीं, गुप्त गंगा गुप्त गंगा ही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक मजार बनी हुई है, और वो मजार जो है वो बनी हुई है यहाँ पे किसकी, पीर सदरुद्दीन की। अच्छा मजार क्यों बन गई, मजार इसलिए बन गई कि हमीर देव जो था उसके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत लेता है, और अलाउद्दीन जीत के और उसके बाद में यहाँ पे क्या बना देता है, मजार बना देता है। उसका एक सेनापति था, बड़ा अच्छा था सदरुद्दीन, उसके नाम पे धीरे धीरे पीर बाबा हो गया ये, तो पीर सदरुद्दीन। यहाँ पे दो बाटे लगे हुए हैं छोटे छोटे, एक रत्तीपाल का एक रणमल का, रत्तीपाल और रणमल हमीर देव के सेनापति थे ये, दोनों के दोनों, पर दोनों के दोनों ने विश्वासघात किया। इसलिए यहाँ पे जो भी व्यक्ति जाता है ना, तो यहाँ जाने के बाद में इन दोनों बाटों पे और बाटे मार के आता है, दो बाटे और बाटे जोर से मारेगा, चप्पलों की मारेगा निकाल निकाल के। वो कहते हैं कि साहब इनके मारना अच्छा होता है। बोला क्यों मारा जाता है, बोला उस समय में विश्वासघात किया था, इसलिए आज भी सनातन संस्कृति वाले इनको झापट मार के आते हैं। तो तुम भी बदला ले सकते हो इनके साथ में, है ना। तो इसलिए वो दोनों बाटे किसके हैं, रतिपाल और रणमल के। अब इस किले को जब आप चढ़ के देखोगे, चारों तरफ लगभग 7 अंडाकार पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं, 7, और वो कैसी की कैसी हैं, अंडाकार, 7 अंडाकार पहाड़ियां हैं। इसीलिए अबुल फजल जब आया था, जब उसने देखा इस किले पे चढ़ के कि यार चारों तरफ से तो कपड़े पहने हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं बख्तरबंद। क्या कहा जाता है, बख्तरबंद आना बंद हो गया, आजकल पेपर में आता है आर्मड। कौन सा, आर्मड। तो ये आर्मड जो है ये बख्तरबंद कहलाता है, और ये आर्मड का किला जो है इसको बख्तरबंद कहते हैं। बाकी सबको क्या बोलते हैं, नंगा। बाकी सबको क्या कहा जाता है, नंगा, कि बाकी सब तो कपड़े पहने हुए नहीं है। अब आर्मड के बारे में आपको बताऊं, ये आर्मड है, इसको बोलते हैं आर्मड का मतलब जो अंदर से डोरियां निकलती हैं इसमें से, और चारों तरफ इसके वो होता है, ये पहने हुआ है देखो प्लास्टिक का, गाँव में इसको आर्मड ही बोलते हैं। इसका मतलब भी यही है कि ये बीच में है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या कह देंगे, आर्मड किला। तो ये बातें सारी याद रखनी है। सबसे पहले आपकी एंट्री कौन से दरवाजे से, सब बोलो, कितने खंभों की, किसकी, जैसे, क्या कहते हैं, उसके पास छोटी छतरी, अधूरी छतरी, किसने बनवाई थी, करमावती। महलों में पहला महल अनाज के लिए आमिर ने बनवाया। मंदिर मस्जिद गिरिजाघर, यहाँ मंदिर कौन सा, किसकी पूजा, सबसे पहले क्या चढ़ेगा, इसके पास से क्या आ रही है, तालाब कौन सा, जहां पे क्या हुआ था, जल जोहर, रनिहाड़ और मलिक। यहाँ पर कौन सी दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की। ये आप बताओ, देखा शुरुआत कहां से होगी, उसके पास कितने खंभों की छतरी, किस शासक की, क्या कहते हैं। यहाँ पर साधुओं के लिए महल कौन सा, अनाज के लिए आमिर देव ने बनवाया। मंदिर मस्जिद गिरिजाघर, गणेश जी का मंदिर कौन सा, कौन से बाग की पूजा, सबसे पहले क्या चढ़ेगा, उसके पास में कौन सा तालाब, पदमला, राजस्थान का पहला क्या हुआ, जल जो, इसके पास कौन सी गंगा निकलती है, और दरगाह कौन सी है, पीर सदरू। अबुल फजल ने इसको क्या बताया, बख्तरबंद, और बाकी सब ने क्या कहा, नंगा, कि बाकी कहते हैं नंगा है ये, एक बख्तरबंद है, बाकी सारे किले कैसे हैं, नंगे। याद रह जाएगी बात, लिखो तो दिखा, दर्शनीय स्थल। ऐसे नहीं लिखना, केवल हेडिंग लगाओ दर्शनीय स्थल, मास्टर थोड़ी बनना है ऐसे उतार रहे, ये समझाने के लिए है। दर्शनीय स्थल में लिखो सबसे पहले नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा। लिख लिया। उसके बाद में एंट्री के बाद लिखो छतरी, छतरी हेडिंग लगाओ, उसके सामने लिखो 32 खंभों की छतरी।
32 खंभों की छतरी, जयसिंह की छतरी, जयसिंह की छतरी, न्याय की छतरी, इसी का ही नाम है। ठीक है। फिर आपके पेपर में एक सवाल आया हुआ है, यहां पर एक दरवाजा है त्रिपोलिया, दूसरा दरवाजा है ये, सेकंड नंबर दरवाजा। त्रिपोलिया का दूसरा नाम है अंधेरी दरवाजा। अच्छा, वो इतना डीप पूछूंगा कि अंधेरी दरवाजा किसने कहा, तो मुस्लिम शासकों ने। मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, अंधेरी, और जयपुर वालों ने त्रिपोलिया। जयपुर के कछुआ वंश वाले, इन्होंने तीन, ये दरवाजा जो है ना, इससे 3 रास्ते जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं त्रिपोलिया। तो त्रिपोलिया कहा गया, उन्होंने कहा 3 रास्ते जाते हैं पर ये अंधेरी दरवाजा है, इसलिए अंधेरी तो मुस्लिम शासकों कहा गया है। एग्जाम में दोनों बातें आई है, तो लिख दो सेकंड नंबर दरवाजा त्रिपोलिया या अंधेरी। त्रिपोलिया दरवाजा या अंधेरी दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा या अंधेरी दरवाजा। और इसके पास लिखो अधूरी छतरी, अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न, अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न। अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न, लिख लिया। और निर्माण लिख दो कर्मावती, निर्माण कर्मावती। लिख लिया भाई, अरे लिख लिया क्या, और दरवाजे याद नहीं रखने, वैसे 5 दरवाजे हैं इसमें, कोई हाथी पोल, सूरज पोल, ये सब में मिल जाते हैं, इसलिए फिक्स ऐसे सवाल नहीं आते। नवलखा आएगा, त्रिपोलिया आएगा, इसका कारण है। उसके बाद में लिखो आगे क्या है इसमें, महल लिखो, हेडिंग लगाओ महल। महलों में लिखो जोगी महल, भेज दिया गया ये भेज दिया। जोगी महल इसमें लिख दिया, अर्जेंट तब बना के देंगे, ये डकोले हैं। जोगी महल, जोगी महल में लिखो 1968 में, 1968 में राजस्थान सरकार ने जीर्णोद्वार करवाकर, जीर्णोद्वार मतलब पुनर्निर्माण, जीर्णोद्वार करवाकर पर्यटक विश्राम गृह बनाया, पर्यटक विश्राम गृह बनवाया। यानी कि अब यहां पे कौन रुक सकते हैं, पर्यटक। लिख लिया भाई। उसके बाद में दूसरा लिखो जोरा बोरा, लिखा हुआ है सामने देख लो, जोरा बोरा महल, कोष्टक में कर देना अनाज रखने के लिए प्रयोग, अनाज रखने के लिए प्रयोग। अनाज रखने के लिए प्रयोग। लिख लिया। उसके बाद में लिखो
सुपारी क्यों? हमीर कहाँ जाएगा? लिखो हमीर महल लाल पत्थर से निर्मित, हमीर महल लाल पत्थर से निर्मित लाल पत्थर से निर्मित निर्माण हमीर देव, निर्माण हमीर देव, निर्माण हमीर देव। लिख लिया? उसके बाद में लिखो सुपारी महल, सुपारी महल कोष्टक में करना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। लिख लिया? उसके बाद में लिख दो यहां पे एक पुष्पक महल भी बना हुआ है जिसमें फूलों के चित्र होते थे। पुष्पक महल, पुष्पक महल। लिख लिया? उसके बाद में लिखो मंदिर, लिखो भाई, और यहाँ के मंदिरों में लिखो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश। लिख लिया? और त्रिनेत्र गणेश में लिखो मुख की पूजा, पूजा मुख की, सीधा लिख दो पूजा मुख की। लिख दिया? उसके बाद में लिखो सर्वप्रथम निमंत्रण चढ़ाया जाता है, सर्वप्रथम निमंत्रण चढ़ाया जाता है, सर्वप्रथम निमंत्रण चढ़ाया जाता है। लिख लिया? उसके बाद में लिखो कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण आया। हाँ, इसी में कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण आया। रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण आया। अब ये दंत कथा है, नहीं बाकी तो कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण कहां से आ सकता है? नहीं, बना तो पहले का ही है, बहुत पुराना माना जाता है, ये अपने आप से निकली हुई प्रतिमा है। हाँ, बस ये राजा रहने लगे थे, पब्लिसिटी हो गई, बाकी तो पहले के बनाओ। पर आपने उसमें देखा होगा कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ तो वो तो अर्जुन उठा के लाया था उसको, तो उसका निमंत्रण यहाँ कैसे आ सकता है? वहां कहाँ सही सलामत उनका विवाह संपन्न हुआ? किसी से लव मैरिज करोगे तो तुम निमंत्रण छपवाते हो गया, तो फिर तुम्हारे सरकार छाप दे निमंत्रण, फिर पीठ ही पीठ पे छापेगी। इसलिए पर है दंत कथा, कोई पूछ लेता है तो वह। अगला लिख लो गुप्त गंगा, गुप्त गंगा। अगला लिखो गुप्त गंगा स्थित है और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। गुप्त गंगा स्थित है और लक्ष्मी नारायण मंदिर। गुप्त गंगा स्थित है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है।
ठीक है। तालाब लिख दो 3। फेमस एक ही है पदमला, पर एग्जाम में आजकल दोनों तीनों आने लग गए। पदमला तालाब, रनिहाड़ तालाब, मलिक तालाब। पदमला, रनिहाड़। देखो रनिहाड़ में तो आप वैसे देखो र न, तो रण की पहाड़ी कहाँ है? रणथंभौर। ये चीजें देखो, इनमें उत्तर छुपे हुए होते हैं कईयों में, तो इसलिए आप गलत नहीं से कर सकते। पदमला का सबको पता ही होता है, और ये मलिक आएगा ना, तो ये दोनों एक साथ में आएगा। कभी भी देखना, दुर्गों से सवाल पूछने का एक तरीका होता है। जैसे फेमस कोई भी महल होता है, फेमस कोई भी छतरी होती है, उसको पूछता है तो अकेले को पूछ लेता है, और अगर 3-4 नहीं पूछेगा तो 2-3 उसके साथ में देगा, ताकि बच्चा कर जाए। मलिक, मलिक, मलिक तालाब। ठीक है। उसके बाद दरगाह लिख दो पीर सदरुद्दीन की। दरगाह पीर सदरुद्दीन की। दरगाह पीर सदरुद्दीन की। दरगाह पीर सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की। ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, लिख देना। निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। सदरुद्दीन के निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसके बाद में लिखनी है इसी किले की कहावत। सबसे पहले लिखो अबुल फजल। अबुल फजल के सामने लिखो बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद। बख्तरबंद के कोष्टक में कर देना आर्मड। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद का अर्थ होता है आर्मड। लिख दिया? ठीक है भाई। उसके बाद में एक जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन खिलजी, सुना होगा नाम? अलाउद्दीन वाला, अलाउद्दीन का चाचा, और चाचा भी था और ससुर भी था, ये इनमें चलता है सब। और इसने इस किले पर 2 बार अटैक किया, दोनों बार असफल रहा, जीत नहीं पाया। जीत नहीं पाया तो जाते समय कह गया था, मैं ऐसे 100 किले या 10 दुर्ग, सब दोनों फैक्ट है, बोर्ड की किताबों में दोनों ही है, 100 किले या 10 दुर्ग मुसलमान की दाढ़ी के बाल, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हाँ, वो कई जगह पे दाढ़ी लिखा हुआ है, पर वो रियल में क्या है? अरे बातें बंद करो रे। रियल में होता है मूछ के बाल के बराबर, क्योंकि मूछ मुस्लिम रखते नहीं, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है, वैसे ही किले का कोई महत्व नहीं। इसके कहने का मतलब ये होता है, दाढ़ी दूढ़ी के बाल के बराबर नहीं। कुछ भी बोले जाते। हाँ, पढ़ाया, लिखवा दिया क्या ये? तो ये कथन आप हिस्ट्री में लिख लेना, यहाँ पे तो लिखने का है नहीं, नहीं तो लिख लो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने किले के बारे में कहा, ऐसे 100 दुर्ग तो
100 दुर्ग तो मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसे 100 किलो तो मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, एक यहां पे छोटा दुर्ग लिख लो, जाहिन दुर्ग। आगे सवाई माधोपुर, रणथंभौर में ही है वैसे तो। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, ठीक है। एक तो ये, एक आता है खंडार का किला, और ये भी सवाई माधोपुर में है। इसमें एक तोप रखी हुई है, अष्ट धातु शारदा तोप। जयबाण, जयगढ़, शारदा, सवाई माधोपुर। तो ये शारदा तोप है जो इस खंडार के किले में है, अष्ट धातु की। तो ये आपका सवाई माधोपुर है। और क्या है, रणथंभौर ही आता है पेपर में। और क्या, पहले जैन फिर रणथंभौर। अगला आपकी साइड का ही पढ़ा देते हैं, लोहागढ़। अरे साहब पूछूंगा मैं खड़ा करके। अष्ट धातु शारदा तो, हाँ क्या क्या है उसमें तुम बताओ। और नहीं बताया ना तो आज मुर्गा बनोगे तुम। बहुत भरतपुर भरतपुर करते रहते हो। देखो देखा बोर्ड पे देखो, भरतपुर। अलग ही लेवल की फीलिंग आने लग गई होगी तुम्हें ना नाम लिखते ही। सुनना भाई, अब बातें नहीं, कुछ अच्छा सीखोगे, जो नहीं सुना होगा वो सीखोगे। भरतपुर एक जाट रियासत है, यानी कि यहाँ पे जाटों का शासन रहा, और सिनसिनवार गोत्र वाले शासक थे, क्योंकि सूरजमल जाट साहब जो थे वो सिनसिनवार हुआ करते। इसीलिए यहां पे सबसे पहले आते हैं साहब बदन सिंह जी। और जब ये राजा होते हैं उसी समय में 3 किले बने थे। अच्छा राजा था। जो राजा अपने साम्राज्य का विकास करता है तो अर्थव्यवस्था भी सुधरती है। इस वजह से किले विले वही बनवा सकता है जिसके पास में पैसा हो, नहीं तो कहां से बनवाएगा। तो डीग का किला एक बनवाया, कुम्हेर, और एक बनवाया वैर। ये 3 किले इन्हीं के शासनकाल में बने थे। तो बदन सिंह जी ने तीनों तहसील है भरतपुर की। अब वैर तो किस में चला गया, अब डीग में नहीं गया, भरतपुर में ही है। ये तुम इसमें उलझाते हो, ये सारे भरतपुर में ही है। डीग तो अलग हो गया,
ठीक, तो डीग में जांट नहीं है क्या? डीग का नहीं पता? डीग अलवर टच में है क्या? तो देखो, बस 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 बस, शांति। इतनी ज्यादा बाहर झलक के नहीं आनी चाहिए बातें। तो डीग का किला, कुमेर दुर्ग और वैर का किला सब भरतपुर में है। डीग जिला बना उससे पहले। अब यहां से याद रख सकते हो कि यहां निर्माता कौन है, बस ये बात याद रखनी है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो डीग का किला है, यहां एक बुर्ज बड़ी फेमस है, लखा। ये पूछी जाती है, कौन सी बुर्ज है? लखा। अब बात करते हैं सूरजमल जाट साहब की। और इन्हें कहते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का, और इन्हें कहते हैं जाटों का अफलातून। मतलब ये कहा जा सकता है इतिहास में कि इनसे बड़ा योद्धा उस समय में कोई नहीं था, क्योंकि दिल्ली के सबसे पास रियासत अगर कोई है तो भरतपुर है भाई। बाकी तो 400 500 600 700 किलोमीटर दूर है, दूर दूर ही होती है, सबको पता चल जाता है। कोई सैनिक अगर आएंगे भी तो भी उनको पता चल जाता है कि भाई आ रहे हैं, अभी लंबा समय लगेगा, सेना इकट्ठी कर सकते हैं। पर भरतपुर तो बिल्कुल दिल्ली के नाक के नीचे है। उस समय में यहां साम्राज्य स्थापित करना ही बड़ी बात थी, किला बनाना तो बहुत दूर की बात है। कोई आज अपने से ये कहे कि भाई घर बना ले, अपन कहें शाम के रोटियों का जुगाड़ तो नहीं है, मकान कहां से बना ले। तो उस समय में ये स्थितियां थी। फिर भी उसके बाद अच्छे किलों का निर्माण, और इस प्रदेश में ये कहलवाना कि इस किले को कभी कोई जीत नहीं पाया, नाक के नीचे होने के बाद कोई नहीं जीत पाया, इसलिए कहते हैं अजय दुर्ग। जिसको कोई भेद नहीं पाया, अभेद किला, वो कौन सा है? लोहागढ़। कौन सा है? इस किले का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया, इस किले का निर्माण शुरू किया था खेमकरण जाट ने। और इन्होंने जैसे ही शुरू किया तो सबसे पहले मिट्टी की बनवाई थी चौबुर्जी, मतलब छोटा किला बनवाया था। और ये आपका किला है, इस किले को जैसे ही बनवाया छोटा किला, इसीलिए आप इसको मिट्टी का किला कहते हो। इसके चारों तरफ ये गहरी खाई है, ये गहरी खाई है, इसीलिए ये कौन सी श्रेणी में आता है? पारित, पारिक, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यहां से इस खाई में ये मोती झील है, और इसका पानी आता है सुजान ने गंगा से, याद रख सकते हो। तो मोती झील जो है उसका पानी, मोती झील में नदी का पानी आता है, तो यहां से इस खाई में पहुंचता है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि इस किले के जो उपनाम होते हैं वो ये होते हैं, अजय दुर्ग, किसी के द्वारा जीता नहीं गया इसलिए इसको अजय दुर्ग कहते हैं, किसी के द्वारा भेदा नहीं गया इसलिए अभेद दुर्ग कहते हैं। शुरुआत में मिट्टी की चौबुर्जी थी, इसीलिए इसको कहते हैं मिट्टी का किला, ये मिट्टी का किला कहलाता है। अजय दुर्ग या अभेद दुर्ग या मिट्टी का किला। और यहां पर इस किले में जैसे आप एंट्री करोगे, जैसे आपकी एंट्री होती है, तो ये दरवाजा है अष्ट धातु। कौन सा? अष्ट धातु किवाड़ कहते हैं इसको। अष्ट धातु किवाड़ लाए कौन थे? जवाहर सिंह जी। जवाहर सिंह जी लाए थे दिल्ली से, दिल्ली के लाल किले से उतार लाए। ये किला जो है इसमें अष्ट धातु किवाड़ जो है उससे एंट्री होगी, 8 धातुओं का बना हुआ है। और ये दरवाजा कैसे आया? इतना आसान नहीं था इस दरवाजे को लाना। ये दरवाजा भी अपने आप में एक इतिहास है। ये चित्तौड़ के किले का दरवाजा था। चित्तौड़ के किले पे 1303 में अटैक किया अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन जब आक्रमण करता है तो सबको पता है कि 16,000 महिलाएं जोहर कर लेती हैं,
और पुरुष केसरिया कर लेते। जब सब मर गए, अलाउद्दीन को बड़ी प्रिय लगती थी पद्मनी, और पद्मनी जब उसको नहीं मिली तो उसने कहा यार उसने जिस जिस चीज को छुआ है वो उठाओ, ताकि थोड़ा अच्छा तो लगेगा। और वो वहां से दरवाजे को उतार लाए। दरवाजा इतना भारी था ये कि हाथियों पे रख के लाए, हाथियों पे रख के ले जाके, और इस किले के दरवाजे को उतार के लेके गए कहां पे? दिल्ली। अलाउद्दीन रहा करता था उस समय में झीरी के किले में। दिल्ली के बीच में था एक छोटा किला, झीरी जिसको कहते हैं। फिर बाद में शाहजहां और ये सब ने उसको उतारा, क्योंकि अलाउद्दीन का तो समय ही खत्म हो चुका, मर गए। तो वो वहां से उस किले के दरवाजे को उतार लाए, वो लाल किले में लगवा देते हैं। क्योंकि आप सबको पता है अपन पुराना मकान जो होता है उसको तोड़ते हैं, उसकी काम की चीज जो होती है उसको उतार लाते हैं, नए मकान में लगा देते हैं जो काम की चीज है। तो ऐसे पुराने को तोड़ा गया, नया लाल किला बना। दरवाजा अच्छा था, ये दरवाजे बड़े मजबूत थे, तो उसको लगा दिया किस पे? लाल किले पे। अब समय आया भरतपुर में जवाहर सिंह जी का। अब जवाहर सिंह जी की और मराठों के बीच में, और उधर जो मुगल बादशाह थे उनके बीच में, और जो अंग्रेज थे उन सब के बीच में आपस में झगड़ा रहता था, बनती ही नहीं थी किसी के साथ। अब जवाहर सिंह जी एक दिन सोचते हैं कि चलो उनके घर में घुस के मार के आते हैं, और जवाहर सिंह जी अपनी सेना को साथ लेके जाते हैं। और उनका सबसे मुख्य सेनापति हुआ करता था उस समय में, 1765 के आसपास की घटना है ये, और मुख्य सेनापति थे पुष्कर जाट। और पुष्कर जाट गए, जब ये सब गए तो जो मुगल राजा जो हुआ करता उसने किले के दरवाजे बंद कर लिए, लाल किले के अंदर बैठा रहा। जैसे राजपूतों में होता था ना कि भाई मेवाड़ में किले के दरवाजे बंद कर लिए, भाई आप नहीं लड़ सकते, आपके पास सेना कम है इसलिए आप किले के दरवाजे बंद कर लो। और उनके पास भी ऐसा ही हुआ कि भरतपुर की सेना ज्यादा और दिल्ली वालों के पास सेना कम, तो दरवाजे को बंद करके बैठ गए। अब भरतपुर वाले जवाहर सिंह जी बैठे रहे, 2-3 दिन इंतजार किया कि भाई कुछ तो किया जाए, क्या करें, कैसे इनको कूटे अंदर जाके। तो पुष्कर जाट कहता है कि साहब दरवाजे को तोड़ते हैं। उन्होंने कहा दरवाजे को तोड़े, पर इस पे तो लोहे की कीलें लगी हुई हैं। बोला कोई बात नहीं, हाथी की पेल लगवाते हैं। हाथी को बुलाया गया, 2 हाथियों को दौड़ाया गया। हाथी दौड़ के और इस अष्ट धातु किवाड़ के पेल लगाता है, पर उसमें कीलें बड़ी बड़ी हाथी के माथे में घुस गई। हाथी तो पीछे चला गया कि भाई मैं नहीं जाऊं ऐसी जगह पे, है ना, जहां पे ये सब लफड़े हो। अब जैसे हाथी पीछे गया तो अब क्या किया जाए, अब इसको तोड़े कैसे? तो फिर सामने आता है टाइगर पुष्कर जाट और कहता है कि मैं इस किले के दरवाजे के चारों जो सामने अपने हाथ फैला के खड़ा हूं, और उधर से 2 हाथी एक साथ लेके आओ, और स्पीड से हाथी को लेके आना और उसकी पेल मेरे पे लगाओ, क्योंकि कील मेरे शरीर के अंदर रह जाएंगी और हाथी जोर से पेल लगा पाएगा और दरवाजा टूट जाएगा। और ऐसा ही किया गया, सामने से हाथियों को लाया गया, 2 हाथी चल के आए, और आने के बाद में पुष्कर जाट के पेल लगाते हैं। पहली पेल में कील चुभ चुकी थी, वो उसके चिपक गया था पुष्कर, और फिर दूसरी पेल लगवाई जाती है, दरवाजा टूट जाता है। जवाहर सिंह जी पूरी सेना लेके और उन सबको कूटते हैं वहां अंदर जाके, और कूटने के बाद में जब वापस चले तब जवाहर सिंह जी सोचते हैं कि इस दरवाजे की वजह से मैं 4 दिन तक यहाँ बैठा रहा, इस दरवाजे की वजह से मैंने अपने एक विशेष सेनापति को खो दिया, इसलिए इसी दरवाजे को उतारो ताकि बाद में कोई दरवाजे बंद करने के लायक ही नहीं रहे। और इसीलिए वहां से उस दरवाजे को उतार लाए और लाके लगा दिया लोहागढ़ में। अब लोहागढ़ में जब दरवाजा आ गया, इस बात का पता चल गया मेवाड़ वालों को कि तुम्हारा दरवाजा लोहागढ़ पहुंच चुका है, तो उन्होंने जवाहर सिंह जी के पास में मैसेज किया। उन्होंने कहा साहब वो दरवाजा जो है, जो आप लाल किले से उतार के लाए हो, उसको हमें दे दो। जवाहर सिंह जी ने कहा बिल्कुल ले जाओ, क्योंकि भाई पहले मेवाड़ के झंडे के नीचे सभी रियासतें लड़ा करती थी, सम्मान प्रिय भी था, तो बोला ले जाओ साहब। अब मेवाड़ वालों ने कहा साहब ऐसे नहीं ले जाए, आप उसकी कीमत बताओ। तो जवाहर सिंह जी ने कहा तुम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। उसने कहा क्यों?
बोला उसमें क्या कीमत चुकाओगे, मेरे इतने अच्छे अच्छे सेनापति मारे गए, हम उसकी कीमत नहीं, आप प्यार से ले जाओ, ले जाना हो तो। उन्होंने कहा साहब ऐसे तो नहीं ले जाएंगे, कीमत बताओ तो ले जाए। तो उन्होंने जवाहर सिंह जी ने कहा कि साहब लड़ लो तो फिर युद्ध कर लेते हैं, भाई जो जीता उसका दरवाजा। चित्तौड़ वालों ने कहा तुम तुम्हारे पास ही रखो, हमें जरूरत है। उस दिन से वो दरवाजा कहाँ लगा हुआ है, लोहागढ़ में। तो ये अपने आप में दरवाजा नहीं, ये एक इतिहास है इस दरवाजे का, और उसके बाद में ये यहीं लगा हुआ है। फिर कोई भी ऐसी शक्तिशाली शासक नहीं आया जो इस दरवाजे की तरफ उंगली उठा के भी देख सके, और आज तक वो वहीं लगा हुआ है। तो ये अष्ट धातु किवाड़ है जिससे आपकी एंट्री होगी। यहां पर एक बुर्ज बना हुआ है, इस बुर्ज को कहते हैं जवाहर बुर्ज, जवाहर सिंह जी का ही है ये भी। यहां पर भरतपुर के शासकों का होता है राज तिलक, यहां पे क्या करते थे, राज तिलक, तो ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में यहां आपको मंदिर मिलेंगे, मंदिरों में आप याद रख सकते हो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, तो कृष्ण की भक्ति की वजह से कौन सा हो गया, बिहारी मंदिर, तो ये भी आप याद रख सकते हो। एक इनकी कुलदेवी है राजेश्वरी माता, तो कुलदेवी मंदिर में होगी, क्योंकि आप इसमें कुलदेवी का मंदिर किले में होना ही चाहिए, भाई पूजा तो करता ही है ना राजा, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी देवी का मंदिर भी बना हुआ है। फिर यहाँ पे किशोरी देवी जो हुई थी उनके नाम पर एक किशोरी महल है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुना होगा ना कि जुबा पे राधे राधे नाम हो जाए, तो किशोरी। और एक दादी माँ, एक दादी माँ महल है ना। एक यहाँ पर कोठी बनी हुई है जो ऐसे वजीर कोठी के नाम से जानी जाती है, ये अपने आरबीएससी के फैक्ट है, इसलिए आपको ये सारी याद रखनी पड़ेंगी, और ये बात सबको पता होनी चाहिए कि इस किले में क्या क्या बना हुआ है। तो आपके सामने है, तो सबसे पहले एंट्री कहाँ से होती है, अष्ट धातु किवाड़, बोलो। उसके पास कौन सा बुर्ज है, किवाड़ कहाँ से लाया गया था, दिल्ली, कौन से किले से, लाल किले से, कौन ले आए, जवाहर, याद रह जाएगी बात। अब उसके बाद में यहाँ पे आता है कि यहाँ इनको बिहारी मंदिर कृष्ण का और राजेश्वरी माता कुलदेवी है, तो ये याद रख सकते हो, और किशोरी महल है और दादी माँ का महल है, ये दोनों याद रखना। और कोठी कौन सी, वजीर कोठी के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी बातें एक बार आपको बतानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा लिखोगे। तो भरतपुर कौन सी रियासत है, जाट रियासत। यहाँ पर कौन आए थे, बदन सिंह जी, और बदन सिंह ने कितने किले बनवाए, 3, पहला, दूसरा कुमेर, तीसरा वह। उसके बाद सूरजमल जाट, सूरजमल जाट को जाटों का क्या कहते हैं, प्लेटो, प्लेटो का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, प्लेटो जैसे आप सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उन इंटेलिजेंट आदमियों की बात होती है जिनको इतिहास में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, राजनीति के बच्चे विद्वान है, वो इतिहास के बच्चे विद्वान है, उसी प्रकार सूरजमल जाट भी अच्छे विद्वान थे, इसलिए इनको प्लेटो कहा जाता है। और इनके बारे में कहते हैं कि जिधर ये शकल करके बैठ गए और मूंछों पे ताव दे दी, इसका मतलब उस वाला एरिया जो है वो सब अब जीत लिया जाएगा, उस पर किसी का शासन नहीं, आज के बाद में सूरजमल जाट का ही शासन रहेगा, ऐसा इनके बारे में था। जब भी ये सोचते थे तो उसको जीता है इन्होंने, कभी हारा नहीं, है ना, तो इसलिए याद रख सकते हो। और उसके बाद में किले में पानी कौन सी झील का आता है, तो मोती झील, कौन सी नहर से पहुंचता है, सुजान गंगा नहर से, और यहाँ पर चारों तरफ खाई है, इसलिए कौन सी श्रेणी है, पारिक। अच्छा, इसको लोहागढ़ इसलिए कहते हैं कि रणजीत सिंह जी जब राजा हुआ करते थे तो उस समय में यहाँ पर मराठों का एक बंदा आया था, और रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर रखी थी, अंग्रेजों के साथ में 1803 की संधियां हुई थी, उसी टाइम की संधि थी, और उसी समय मराठों की अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी, तो रणजीत सिंह जी ने मराठा जो था उसको यहाँ पे शरण दे दी। अब अंग्रेजों ने कहा उसको छोड़ो भाई, होलकर को, मराठा होलकर जो था, रणजीत सिंह ने कहा साहब ये तो हमारे शरण लेने के लिए आया है, और जो शरण लेने के लिए आता है वो रिश्तेदार है एक तरीके से, हमारे लिए तो मेहमान है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। बोला संधि तोड़ता हूं मैं आज ही। तो उस समय लॉर्ड लेक 1803 में 5 बार इस किले पे अटैक करता है, और पांचों के पांचों बार क्या रहता है, असफल, जीत नहीं पाया, इसलिए कहते हैं अंग्रेजों के साथ में लोहा लिया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, लोहागढ़। यहाँ पर चार्ल्स मेटकोप आया था 1817 की संधियां करने के लिए, और चार्ल्स मेटकोप ने जब खुद के ही लोगों का इतिहास पढ़ा कि यार लेक इतना बड़ा आदमी था, उससे ये किला नहीं जीत पाया, तब उसने इस किले के बारे में कहा था कि यहाँ चार्ल्स मेटकोप कहता है कि ब्रितानी फौजों की प्रतिष्ठा इस किले के दुर्भावपूर्ण घेरे में दबकर रह गई,
कि यहाँ पर ब्रिटिश फौज भी काम नहीं कर पाई, हर जगह पे उन्होंने जीता होगा, पर यहाँ आके तो वो भी दब गई मिट्टी में, इसके घेरे के सामने सबके फीकी है। तो ये ब्रितानी फौजों के बारे में। और 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, दुर्जन लाल और माधो सिंह, वो दोनों इससे संबंधित जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप लिखो और फिर बातें करते हैं आगे बयाना की। सबसे पहले लिख देना डीक का किला, डीक का किला, ऊपर भरतपुर डाल दो हेडिंग, डीक का किला लिख दिया। डीक के किले के सामने लिख दो लखा बुर्ज, लखा बुर्ज। ये भरतपुर साइड में कुंतल भी कोई होते हैं क्या? कुंतल कौन होते हैं? जाटी है? हाँ, भरतपुर में नहीं है क्या? ये कह रही है ये भरतपुर। अच्छा, हाँ ये पहले मैं इंस्टा जब से वो डिलीट नहीं हुआ था मेरा, उन्होंने वो अब तो कॉपीराइट लगा के हटा दिया, तो उस पे ये रील डाली गई थी, ये भरतपुर वाली। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, क्योंकि भरतपुर वाले सब नहीं किया जो जानते थे, और उनमें कई बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे कि नहीं ये तो कुंतल था, कुंतल था, ऐसा कुछ बोल रहे है। अब वो पता नहीं, अब ऐसे तो दुनिया में खूब सारे अपवाद हैं जी, जिनको नहीं पता वो कुछ भी कह दे, उससे अपने को थोड़ी प्रॉब्लम है। भाई नहीं पता, हमने तो देखो जिसमें ये लिखा हुआ है तो वो भरतपुर की साहित्य की किताबें हैं, तो नहीं तो इतिहास में तो इनका नाम ही नहीं पढ़ा था कोई। आपको किसने सुना दी ये कहानी? आज तक किसी का वीडियो देख लो कि पुष्कर जाट का कोई भी बताता हो तो। अब वो भरतपुर साइड की साहित्य की किताबें बाकीदास जी ने लिखा है, भरतपुर का बड़ा अच्छा इतिहास लिखा है उन्होंने। ये भी कहा है कि गोरा हट जा पाचन है, यह है द्रुग जाटों का, कि ये कभी तुझे नहीं जीतने देंगे, तू 5 बार की बात करता है, और उसको बोर्ड ऑथेंटिक मानता है, इसलिए उन किताबों में है। इतिहास वाले अच्छी चीजों को लिखा ही कहाँ है, इतिहास में तो छुपा दिया गया ना। जैसे अब उधर वल्लभगढ़ का जो है उटाला वाला, जो आपने पढ़ा होगा, है ना, जो उसको पढ़ाया जाता है और उसको लिखवाया भी जाता है कि उटाला में बल्लू था जो ऐसे किले के सामने खड़ा हो गया था, उससे अपने पुष्कर रहा, और भी बहुत सारे हैं, पर वो इनमें उनके इतिहास में तो नॉर्मल दे रखा है, और ये केवल साहित्य में है, इसलिए ना तो लोगों को पता है कि कुंतल है कि क्या है, सब अपनी अपनी गिरोटियां सेक रहे होते हैं। लिखो अब आगे। क्या? अच्छा, बयाना का था। लिख रहे देवता। तो डीक का किला, वैर का किला, डीक के किले में लक्का बुर्ज लिख दिया, उसके बाद उसके नीचे लिख दो वैर का किला, कुमेर दुर्ग, तीनों लिख दो, एक साथ ही लिख दो तीनों, क्योंकि ये छोटे छोटे किले हैं ना, तो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। कुम्हेर दुर्ग, ये वैर है, पर अब वै को बै बोलते हैं ना भरतपुर में, इसलिए वो बैर हो गया, पर ये वैर ही होता है। लिख दिया क्या? इन सबके सामने लिख दो निर्माण बदन सिंह। इनका निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह जी ने। लगा रहे तू। उम्र है तेरी, तो बुढ़ापे में थोड़ी मैसेज चैट करेगा, फिर तो ओके पीना बैठ के आराम से। लिखा? अब लिखो लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़। अगला इनका निर्माण कर दो बदन सिंह, बस। अगला लिखो लोहागढ़ दुर्ग, फेमस लोहागढ़ ही हुआ है। लोहागढ़ में लिखो भाई भरतपुर,
भरतपुर उपनाम, उपनाम, हाँ जी, है, नहीं नहीं नहीं, वो तो खुद से बनाए गए नाम। उपनाम में लिखो अजय ध्रुग, अजय ध्रुग, अजय मतलब जीता नहीं गया, अभेद ध्रुग, सिंगल लाइन के ले रखे हैं सब, सिंगल लाइन के है सारे। अभेद ध्रुव नीचे दिखाना कितनी चली हुई है, कोई खास नहीं, इनकी तो बहुत बुरी मिट्टी कलित हुई है। अभेद ध्रुव मिट्टी का किला, किसकी किसकी शिकायत कर रहा है अरे? लाल लेक का वाटरलू, मिट्टी का किला, लार्ड लेक का वाटरलू। चौथा नाम लिख लो, लार्ड लेक का वाटरलू। लिख दिया? उसके बाद में लिखो निर्माण शुरू किया, पहले लिखना शुरू किया। शुरू किया किसने? खेमकरण जाट ने। ये अभी रिट में सवाल भी आया था, खेमकरण जाट। और उसके बाद में लिखो पूरा किया 1733 सूरजमल जाट। सूरजमल जाट, सत्रह सौ तैतीस। लिख लिया? श्रेणी लिख दो, श्रेणी। और श्रेणी में लिखो पारिक, पारिक ध्रुव। उसके बाद में नोट लगा के लिख देना इसकी खाई में, इसकी खाई में सुजान गंगा नहर से पानी भरा जाता है। सुजान गंगा नहर से पानी भरा जाता है। लिख दिया क्या? उसके बाद में लिखो दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। सबसे पहले लिखो अष्टधातु किवाड़, अष्टधातु किवाड़। 1765 में जवाहर सिंह जी दिल्ली के लाल किले से लाए, दिल्ली के लाल किले से लाए। लिख लिया? 1765 में जवाहर सिंह जी दिल्ली के लाल किले से लाए।
लिख लिया? उसके बाद में लिखो जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज। इसके नीचे लिख दो भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता है। भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता है। लिख दिया? उसके बाद में लिख लो किशोरी महल, दादी माँ महल। महल लिख दो, किशोरी महल। अब किशोरी ऐसे याद रख सकते हो, किशोरी महल, दादी माँ महल, वजीर कोठी। वजीर कोठी, किशोरी महल, दादी माँ महल, वजीर कोठी। लिख दिया? उसके बाद में लिख दो मंदिर, बिहारी मंदिर, राजेश्वरी माता मंदिर। भरत मंदिर तो दूर है ना किले से। लक्ष्मण मंदिर, सॉरी, दूर है ना वो तो, पर वो 5 किलोमीटर के एरिया में जो चीज होती है वो किले में ही आती है, क्योंकि खालसा भूमि होती है ना, इसलिए। तो राजेश्वरी माता मंदिर लिख दो और बिहारी मंदिर। राजेश्वरी माता के कोष्टक में करना भरतपुर के जाटों की कुल देवी। भरतपुर के जाटों की कुल देवी। लिख लिया? डी में हो सकता है। उसके बाद में लिखो चार्ल्स मेटकोफ। ये आया हुआ है जे उसमें लैब असिस्टेंट में। चार्ल्स मेटकोफ ने कहा, चार्ल्स मेटकोफ ने कहा ब्रितानी फौजों की प्रतिष्ठा, ब्रितानी मतलब ब्रिटिश, ब्रितानी फौजों की प्रतिष्ठा ब्रितानी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भावपूर्ण घेरे में, दुर्भावपूर्ण घेरे में दबकर रह गई। भरतपुर के दुर्भावपूर्ण घेरे में दबकर रह गई। लॉर्ड लेक ने इस किले पर 5 बार विफल आक्रमण किया। लॉर्ड लेक ने इस किले पर 5 बार विफल आक्रमण किया। 5 बार विफल आक्रमण किया।
और ये भी लिख लो, ये आया हुआ है 8 फिरंगी 9 गोरा। हाँ लिख ले, तो दोनों के नाम पूछे थे। आठ फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, दुर्जन लाल व माधो सिंह। 8 फिरंगी 9 गोरा, गोरा गोरा मतलब अंग्रेज, फिरंगी भी अंग्रेज ही होते। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, दुर्जन लाल और माधो सिंह। ये पूछा था अधीनस्थ बोर्ड ने, इन दोनों का नाम पूछा, पहले कहावत लिखी, फिर कहा वो 2 छोरे कौन थे, तो वो कौन थे, तो ये ऑप्शन में दे दिया फिर उन्होंने। तो ऐसी कहावतें पूछ ली जाती हैं आजकल। लिख लिया। उसके बाद में अगले किले का नाम लिखो, बयाना है। बयाना का किला भरतपुर। देखो सबसे पहले इसके उपनाम आते हैं, सुनना पहले। इसे कहते हैं बदानक दुर्ग, पुराना नाम था बयाना का। शाणितगिरी भी पुराना नाम है, और एग्जाम में पूछा जाने वाला है बादशाह दुर्ग। तो बयाना बादशाह। अच्छा, बादशाह दुर्ग इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं कि एक बार इस पर मुस्लिम शासकों ने अधिकार कर लिया, और उसके बाद में मुस्लिम शासकों ने खुद के नाम की उपाधि जो लगती थी, उसके नाम से किले का नाम ही क्या रख दिया, बादशाह दुर्ग। फिर इसका निर्माण विजयपाल ने करवाया था, उसने खुद के नाम से रखा था विजय मंदिरगढ़। क्या? विजय मंदिरगढ़। तो ये नाम आया हुआ है, ये आया हुआ है, बाकी बहुत सारे नाम होते हैं। तो निर्माण इसका विजयपाल ने। ठीक है, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी का है, पहाड़ी पर है ये। तो पहाड़ी है मानी दमदमा, कौन सी? ये भी सवाल आया हुआ है कि मानी दमदमा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, बयाना। याद रखना इस बात को। तो बयाना कहां पे है साहब? भरतपुर। पुराना नाम बदानक, शाणितगिरी। मुस्लिम शासकों ने क्या रखा? बादशाह। विजयपाल ने क्या रखा? विजय मंदिरगढ़। निर्माण किसने करवाया? विजयपाल ने। कैसी श्रेणी है? पहाड़ी। तो ये किस पे स्थित है? मानी दमदमा नामक पहाड़ी पे। अब उसके बाद में देखो, ये पहाड़ी पे बना हुआ है, इस किले में जाओ, ये दरवाजा, और दरवाजे का नाम है जहांगीरी। तो बादशाह लगाए थे तो जहांगीरी दरवाजा। तो याद रखना, इसके पास में एक छतरी बनी हुई है, और वो छतरी जो थी उसका नाम है, जहांगीर के पिता कौन है? अकबर। तो अकबरी छतरी। जब आपको ये पता है कि बादशाह दुर्ग कहते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 बादशाह हैं जिनके नाम से चीजें हैं। दरवाजा किसके नाम से? छतरी किसकी? दोनों अपने नाम के आगे बादशाह लगाते थे। बस ये बात याद रख लो। उसके बाद में यहां पे जाओगे तो यहां बना हुआ है उषा मंदिर। उषा मंदिर जो था वो रानी थी चित्रलेखा, उसने बनवाया था, जाटों की रानी ने। मुस्लिम शासक आए, उन्होंने इसको तोड़ दिया, तोड़ के उन्होंने कर दिया उषा मस्जिद। उषा मस्जिद कर दिया। उषा मस्जिद कर दिया तो बाद में फिर जाटों का शासन हुआ, उन्होंने फिर मस्जिद को तोड़ दिया, फिर उन्होंने फिर मंदिर बना दिया। अब वर्तमान में मंदिर ही है ये। तो ये याद रखिएगा,
उषा मस्जिद आए तो भी कौन सा करना है, बयाना। उषा मस्जिद आए तो भी याद रख लेना। कहते हैं कि एक कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण की लीला में उनकी एक प्रेमिका हुई है उषा, इसीलिए उनके नाम से ये चला हुआ आ रहा है। एरिया के हिसाब से वो उधर की कल्चर के नाम मिलेंगे आपको, आप रटो मत, इतने किले पढ़ोगे सबके नाम थोड़ी याद रख सकते हो। बस ये है कि कल्चर के हिसाब, जैसे आप भरतपुर में देखो किशोरी मतलब राधा को कहते हैं, तो रानियों के नाम भी वही है। तो किशोरी महल आते हैं, आप लोहागढ़ को सोचना, ऑप्शन में बयाना लोहागढ़ नहीं आता, लोहागढ़ मेहरानगढ़ चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ ऐसे आते हैं। इसलिए आपको सीधा आना चाहिए कि भाई ये उधर की कल्चर का शब्द है और ये इसलिए हम याद रख सकते हैं। रट्टा मारने से चीजें कंप्लीट नहीं होती। अब ये बादशाह नाम आते ही 2 बादशाह होने चाहिए याद। उसके बाद में यहां पर एक लाट बनी हुई है, जिसको बोलते हैं क्या, भीम लाट। ये खूब आया हुआ है कि इसका निर्माण किसने करवाया, विष्णुवर्धन ने। किसने करवाया था, विष्णुवर्धन नाम का कोई व्यक्ति था जिसने भीमलाट बनवाई। यहाँ पे 8 मंजिला बताते हैं ऐसे। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी यहीं पे ही है, जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। अब कई बार सवाल ये आता है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है, तो उत्तर क्या करना, बयाना। कभी सवाल ये आता है कि पहला विजय स्तंभ किस राजाओं के काल का है, तो गुप्त वंश। और सीधा नाम पूछे तो किसने बनवाया, तो समुद्रगुप्त ने। तो पहला विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है, बयाना। फिर उसके बाद क्या है, ये चित्तौड़ जयपुर ये सब बाद किया है, पहला यहीं पे बना था। सबसे प्राचीन विजय स्तंभ यहीं का ही कहलाता है। तो ये बात आप याद रख सकते हो। सबसे पहले एंट्री कौन सी जगह से होगी, जहांगीरी दरवाजा। उसके पास कौन सी छतरी है, अकबरी छतरी। सामने कौन सा मंदिर है, उषा मंदिर, जिसको तोड़ के क्या बनाया गया था, उषा मस्जिद। फिर से क्या हो गया है, उषा मंदिर। यहाँ पे लाट कौन सी है, भीम लाट, जिसका निर्माण किसने करवाया, विष्णुवर्धन ने। याद रह जाएगी बात। तो एक बार उधर का लिखो, फिर ये लिखवा देंगे। है क्या, सोनित गांव का नाम है, प्राचीन नाम है सोनित। बस पुराना नाम बाणासुर। तो प्राचीन नामों में मिलता है बाणासुर, बयाना, सोनितगिरी, बदानक, सब पुराने नाम है बयाना के। उच्च कोटि की नील की खेती होती थी कोई टाइम पे, यहाँ वो लिखवा देंगे मध्यम वर्ग में जब आएगी। है पता नहीं भाई, तुम्हारी साइड में कुछ चलता होगा। बाणासुर राजा था, उसके नाम से बसा हुआ है। उसको पता है क्या स्टोरी का, ले भाई बता दे क्या कहानी है। ऐसे थोड़ी हवेली पे बताएगा वो, यहाँ नहीं बताया, इतना हल्का आदमी थोड़ी है।